सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी कक्षा 9वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अपने दोहराई कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे पीछे वाले कार्य में हमने किया था अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश एवं संवाद की हमने दोहराई की थी। अब हम अपने टॉपिक की दोहराई करने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द निर्माण, जिसमें 3 टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं, उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास। फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग ये वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ होता है शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा अति। अब यहाँ पर अति से अगर हम शब्द बनाए तो क्या बन सकता है, अतिरिक्त। तो अति क्या कहाँ लगा है, शुरुआत में। अतिशय, ठीक है ना, अति कहाँ लगा है, शुरुआत में। तो ये क्या है, उपसर्ग है। अनुक्रम, अनुचार, अपमान, अपशब्द। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि उपसर्ग कितनी तरह के होते हैं। उपसर्ग जो है वो 5 तरह के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान कुछ अन्य अव्यय। फर्स्टली हम करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में आपको जैसे कि सभी को पता है कि विसर्ग लगता है, हलंत लगता है, कुछ अलग से भी शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं। जैसे अब यहाँ मैंने पहला शब्द आपको दिया है दुर। दुर, दुर में देखो र के पैर में हलंत, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, जो र है यानी कि वो आधा है, इसलिए वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या बनेगा, ये दूरदशा, दुर्लभ, दुर्जन। प्र से क्या बना सकते हैं, प्रकाश, प्रचार, प्रयोग। समझ आई सभी को। तो ये थे आपके संस्कृत के उपसर्ग। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक में से ले सकते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में अन से अनमोल, अनपढ़, उन से 59, 49। अंग्रेजी के उपसर्ग, सब से सब जज, सब इंस्पेक्टर। अंग्रेजी की है ना, ये सब शब्द जो है वो कहाँ का है, अंग्रेजी का। जैसे हम कहते हैं सब जज आ गए, सब इंस्पेक्टर आ गए। डिप्टी से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। फिर आते हैं उर्दू के उपसर्ग। जैसे हम उर्दू में कई बार बोलते थे जालिम कहीं का, कम बखत कहीं का, गैर कानूनी बातें कर रहे हो, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। तो देखो कम से क्या बनता है, कम उम्र, कम बखत। गैर से गैर कानूनी, गैर सरकारी। फिर आगे आता है उपसर्ग के समान कुछ अन्य अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वे अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। जैसे अधः, अधः क्या है, इसका मीनिंग होता है नीचे, अधोपतन। अब यहाँ विसर्ग की जगह क्या आ गया, ओ की मात्रा। ठीक है ना, विसर्ग की जगह क्या लग जाता है इसमें ज्यादातर, ओ की मात्रा। अधोमुख, ठीक है ना। बहिर, अब बहिर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, षटकोण वाला, वो भी कैसा हो जाएगा, हलंत वाला, अर्थात आधा। जिसके नीचे हलंत लगा होता है वो चीज यानी कि कैसी होती है, आधी होती है। वो शब्द कैसा होता है, वो जो अक्षर होता है वो कैसा होता है, आधा होता है। बहिष्कार, बहिर्द्वार, ठीक है ना। अब यहाँ पर कई जगह उसका श हो जाता है और कई जगह अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे भी इसका वर्ड जो है वो बना सकते हैं। बहिर्द्वार, बहिर्द्वार। देखो द्वार में व के साथ जो अ की मात्रा है उस पे हमने र लगाया, ठीक है ना, बहिर्द्वार। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बहिर, र साथ में डाल देते, हलंत डाल देते साथ में और साथ में हो जाता द्वार। ये ऊपर जो र लगा हुआ है ये नहीं लगता। ठीक है, समझ आया आप सभी को। इसके बाद हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो इसमें कवर होता है वो है प्रत्यय। ये वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग क्या कहाँ जुड़ते थे, शब्द के प्रारंभ में, और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत में। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे योग प्लस ई, योगी। अब ये था, अब उपसर्ग में क्या होता था कि उपसर्ग पहले आता था, मूल शब्द बाद में आता था। ठीक है ना। अब प्रत्यय में क्या है, मूल शब्द पहले है और जो प्रत्यय है वो बाद में है, क्योंकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। योग शब्द है और ई क्या है, प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, योगी। अगर मैं आपको योगी शब्द दूं, उसमें कहूँ मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो तो कैसे करोगे, योग मूल शब्द है और ई क्या है, प्रत्यय है। इसमें योग मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। प्रत्यय 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है कृत प्रत्यय
कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप धातु रूप के साथ लगते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु रूप के साथ लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे पठ से पढ़ना, लिख से लिखना, चल से चलना, ठीक है ना, गम से जाना। संस्कृत में आपने धातु रूप पढ़े होंगे। अगर आपने से किसी के पास 8th में अगर संस्कृत रही है तो उसमें आपने जरूर पढ़े होंगे। पठ से पढ़ना, लिख से लिखना, गम से जाना, सो से सोना, ठीक है ना, लिख से लिखना। इसे क्या कहते हैं? जो क्रिया के मूल रूप धातु रूप के साथ लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, मैंने एक धातु रूप यूज किया है। मैंने लिखा बुलावा। बुलावा शब्द में आपको प्रत्यय और मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। बोल क्या है? इसमें मूल शब्द है और आवा क्या है? प्रत्यय है। बोल को इस एक तरह से हम क्या कहेंगे? धातु रूप भी कह सकते हैं और आवा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब आगे है पढ़ना। पढ़ना पढ़ प्लस ना, पढ़ना। पढ़ धातु और ना प्रत्यय। आगे देखिए तदित प्रत्यय। ये वे प्रत्यय हैं जो धातु रूपों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। देखो, संज्ञा 3 तरह की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीनों में से अगर कोई भी संज्ञा का एग्जाम्पल हो, किसी भी सर्वनाम का हो या विशेषण यानी कि किसी भी गुण रूप आदि का अगर कोई शब्द दिया गया है तो उनके साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तदित प्रत्यय। जैसे मैंने पहले बोला गुस्सैल। गुस्सैल क्या है? हमारा एक भाव है, गुस्सा आना। गुस्सा आना हमारा एक भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। अब गुस्सैल का अगर आप वो करो, इसमें से मूल शब्द प्रत्यय अलग करो तो वो कैसे करोगे? गुस्सा प्लस एल, क्योंकि बड़ी एक ही मात्रा है ना, ध्यान से देखो। अगर मान लो छोटे ऊ की मात्रा होती है तो वहां भी छोटे ऊ की लगती है, बड़े ऊ की होती है तो वहां भी बड़े ऊ की लगती है। इसी तरह से गुस्सा प्लस एल। गुस्सा क्या है? भाववाचक संज्ञा है और एल क्या है? प्रत्यय है। रंगत। रंगत में क्या है? रंग प्लस त। रंग प्लस त, तो इसमें रंग क्या है? विशेषण और त क्या है? प्रत्यय। समझ आए बेटा? ओके, आगे हम करने जा रहे हैं, अपना अगला टॉपिक है समास। समास जो है बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, परस्पर आस रखने वाले शब्द, ठीक है ना। तो इसका जो परिभाषा है वो क्या बनती है? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। अब इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, राज और पुत्र, तो क्या बन जाएगा? राजा का पुत्र। अब समास में 2 चीजें होती हैं जो हमने ध्यान देनी होती है। फर्स्ट आता है समस्त पद और सेकंड आता है समास विग्रह, ठीक है। समस्त पद क्या होता है? विभिन्न शब्दों के समूह को संरक्षित यानी कि उसको सुरक्षित करने से जो एक शब्द बनता है, शब्दों के समूह को, मैंने लिखा राजा का पुत्र। अब इस शब्द समूह को संरक्षित करना है तो क्या बनाओगे? राजपुत्र, ठीक है ना, सिंगल शब्द बना दोगे ना, उसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या है? ये समस्त पद है। राजपुत्र क्या है? ये समस्त पद है। समझ आया आप सभी को? आगे देखिए, उसके बाद है समास विग्रह। अब ये जो था समस्त पद था, समस्त पद को तोड़कर, अगर इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र क्या है? समस्त पद है और राजा का पुत्र क्या है? समास विग्रह है। मतलब समस्त पद को तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समास में 2 पद होते हैं। देखो, जैसा कि आप देख भी सकते हो, पूर्व पद और उत्तर पद। मैंने इसी एग्जाम्पल को बार बार मैं उठा रही हूँ ताकि एक ही से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राजपुत्र, जिसमें क्या है? पूर्व पद है राज और उत्तर पद है पुत्र, ठीक है ना। पूर्व यानी कि पहला, उत्तर यानी कि आखिरी। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट हम समास पढ़ेंगे अपना अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। जैसे ही नाम से ही सभी को पता लग रहा है, इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छिपी हुई है, तो ध्यान से करना। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पहला पद, ठीक है ना, पहला पद प्रधान हो,
एवं पहला ही पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय मैंने आपको बताया था जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यथा शक्ति, अब इसका जो प्रथम पद है ना, पूरा पद, इसको देखो, ये है यथा। यथा ये क्या है, अव्यय है। भर क्या है, अव्यय है। प्रति क्या है, अव्यय है। ठीक है ना। तो इस तरह से यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। भर पेट, पेट भरकर अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन हर दिन या दिन दिन, तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। घर घर, हर घर, अब इसका विग्रह करके देखो, घर घर, हर घर, तो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, प्रत्येक में क्या बताया गया है, एक एक, कि एक एक करके, तो एक एक क्या है, इसका समास विग्रह है। और कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, तत् का अर्थ होता है वह, पुरुष होता है दूसरा आदमी। पुरुष क्या होता है, दूसरा आदमी। तो जहां पर उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि सेकंड वाला पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे देखो, राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो कौन सा समास है ये, तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान है, पुरुष वाला। ठीक है। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं बेटे, जैसे आपने कारक के भेद किए हैं ना, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसमें भी तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, वो भी कारक की तरह होते हैं, जिसमें हम, जैसे कारक का फर्स्ट भेद कर्ता होता है, इसमें हम कर्ता नहीं लेते और ना ही लास्ट वाला लेते हैं, संबोधन। ठीक है ना। हम इसमें लेते हैं सेकंड से लेकर, सेकंड कौन सा है हमारा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्म से लेकर अधिकरण तक हम लेते हैं। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह सभी को पता है, को, कर्म को, जैसे कारक की होती है को, ऐसे ही तत्पुरुष में किसकी, इसकी क्या होगी, को। तो इसका हमारा एग्जाम्पल है देशगत, देश को गत, देश को गत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है। आगे है करण तत्पुरुष। करण क्या होता है, साधन, जो हम साधन यूज कर रहे हैं। मान लो पेन है मेरे हाथ में, तो पेन क्या है, एक साधन है मेरा लिखने का क्या है, वो साधन है। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। गुण युक्त, गुण से युक्त। आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे है हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए। ठीक है ना। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान में क्या होता है, से लगता है, लेकिन क्या होता है, कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होती है या डर की स्थिति में। देखो, पथ भ्रष्ट यानी कि रास्ते से भटका हुआ, तो ये क्या होगा, पथ से भ्रष्ट, अलग है ना। विद्याहीन, विद्या से हीन यानी कि रहित, विद्या से रहित। फिर आता है संबंध तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, के और की। मृग शावक, मृग का शावक, संबंध पता लगता है एक का दूसरे से। मृग का शावक, शावक होता है बच्चा। पितृगृही, पिता का घर। आगे है अधिकरण तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है में पर, यानी किसी वस्तु का आधार। जैसे ये जो पुस्तक है ये मेज पर पड़ी है, तो पुस्तक का आधार क्या है, मेज। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए अधिकरण का। वनवास, वन में वास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा समास है वो कर्मधारय समास, जिसमें क्या होता है, पूरा पद विशेषण या उपमेय होता है और उत्तर पद विशेष्य या उपमान होता है। विशेषण और विशेष्य का सभी को पता है। उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है जिसकी समता यानी कि जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है, वो क्या होता है, उपमान। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है, नील कमल, नीला है जो कमल। अब यहाँ नील क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है, इसलिए कौन सा समास है, कर्मधारय समास।
महारानी, महान है जो रानी, रानी की विशेषता क्या है कि वो महान है, इसलिए महा क्या है विशेषण, रानी क्या है विशेष्य। वो कौन सा समास है ये, कर्मधारय समास। दही वड़ा, दही में डूबा वड़ा, कौन सा समास है ये, कर्मधारय समास, क्योंकि वड़े की विशेषता क्या है कि वो दही में डूबा हुआ है। ठीक है, इसलिए कौन सा समास है, कर्मधारय समास। इसके बाद हमारे पास चौथा समास आता है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। ध्यान से देखिएगा, जिसमें क्या हो, पूरा पद, पहला वाला जो पद है वो संख्यावाची हो और इसमें समूह अर्थ में प्रयुक्त हो। ठीक है ना, जैसे चौराहा, चो यानी कि चार, राहों का समूह, समूह यानी कि द्विगु समास। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, कौन सा समास है, द्विगु समास। समझ आया। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह, कौन सा समास है, द्विगु समास। समझ आया बच्चों। आगे देखो, 5th समास है हमारे पास द्वंद्व समास, जिसमें पूर्व व उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। अब जैसे बच्चों, आपके लिए माता में और पिता में से कौन जरूरी है, हाँ दोनों ही जरूरी है ना, दोनों की कोई तुलना नहीं कर सकता। इसी तरह देखो, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और इसमें क्या लगा होता है, योजक चिन्ह, सबसे बड़ी इसकी वो है पहचान। पाप और पुण्य, कौन सा समास है, द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, कौन सा समास है, द्वंद्व समास। आगे हमारा छठा और आखिरी समास है, जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु कोई अन्य ही पद प्रधान हो। वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। ना पहला होगा, ना पहला ना ही दूसरा, अपितु कौन प्रधान होगा, तीसरा। ठीक है ना। जैसे देखो, मैंने बोला आपको चक्रधर, चक्रधर होता है चक्र को धारण करने वाला। चक्र कौन घुमाता है अपने हाथ में, विष्णु ना, अर्थात विष्णु। कौन सा समास है ये, बहुव्रीहि समास। 10 आनन, 10 है मुख जिसके, आनन होता है मुख, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर होता है पेट, कौन है वो, गणेश। तो ये थी हमारी दोहराई कार्य आज का, जिसमें हमने पढ़ा शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय एवं